लास्ट लेक्चर में हमने बुक रीडिंग में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के स्टेप पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे टॉपिक नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 8, हु कैन इश्यू एंड गेट द लाइसेंस अंडर द सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? आरओसी को। तो किसको अप्लाई करना लाइसेंस के लिए? आरओसी को। तो आरओसी में ग्रांट सच लाइसेंस इफ द पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्रपोज टू बी रजिस्टर। अगर एक बंदा या एक एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर होना चाहती है एज लिमिटेड कंपनी, ठीक है, और जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, चैरिटी एटसेट्रा। हमारा पर्पज ये है जी, हमारा पर्पज बिजनेस करना नहीं है। एंड हु इंटेंड्स टू अप्लाई द प्रॉफिट, हम क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव। हम पैसे का यूज किस लिए करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। हम कभी भी मेंबर्स को डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एबीसी क्या है? ये कंडीशंस ऑफ अंडर सेक्शन 8। ये सेक्शन 8 की कंडीशंस है। नंबर 1, हमारा ऑब्जेक्ट प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, ये होगा। हम कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। अगर कोई सरप्लस बचता है तो उसको ऑब्जेक्ट के लिए ही खर्च किया जाएगा, ठीक है। जो पर्सन जो जिसको कंपनी बनानी है वो क्या करेगा? वो एप्लीकेशन देगा टू आरओसी विद फीस। ये तो ऊपर ही आ गया। पहले किसको एप्लीकेशन जाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी फिलहाल पावर किसको डेलीगेटेड है? आरओसी को। इस एप्लीकेशन के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी जाएंगे, अकंपनीड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकंपनीड? अटेस्ट। तो एप्लीकेशन के साथ में क्या जाएंगे? कुछ डॉक्यूमेंट भी जाएंगे अटेस्ट। सबसे पहला एमओए एंड एओए, ये तो हमने सेक्शन 7 में ही पढ़ लिया था। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या जाएगा? उसका एमओए और एओए, और उसके ऊपर किसके साइन होंगे? सब्सक्राइबर के साइन होंगे। क्लियर है? साथ में डिक्लेरेशन जाएगी। कौन देगा डिक्लेरेशन? सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एडवोकेट, ठीक है, इन प्रैक्टिस, जिसको इंगेज किया गया है कंपनी फॉर्मेशन के लिए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या डिक्लेरेशन देगा? दैट क्या डिक्लेरेशन जाएगी कि रिक्वायरमेंट, ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हैव बीन कंप्लाइड विद। ये डिक्लेरेशन कौन देगा? सीए। और कि जो ये एमओए है और एओए है ये किसके अकॉर्डिंग है? सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 8 क्या है? ये रहा, ए, बी एंड सी। ये कौन लिख के देगा? ये कौन डिक्लेरेशन देगा? सीए। और साथ में कौन? जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहे हैं। किसकी बात कर रहा है ये? सब्सक्राइबर्स एंड बाय सब्सक्राइबर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कुछ नई चीज तो नहीं आई? ठीक है। नई चीज क्या आई? ये बी, ये एक डॉक्यूमेंट है। आपने तो कहा हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, बट सर फ्री में तो आप पढ़ाओगे, आप उनसे फीस नहीं लोगे, बट खर्चा तो लगेगा। बिल्डिंग का रेंट है, उनको जो कॉपी किताबें दोगे उनके पैसे तो लगेंगे। हाँ ये बात तो है सर। तो फिर उनके लिए पैसा कहां से आएगा? सर हम जो मेंबर्स है ना वो सब्सक्रिप्शन देंगे। कितना कितना सब्सक्रिप्शन देगा मेंबर, ठीक है, उससे कितना पैसा आ जाएगा और कितना पैसा खर्च करोगे, और क्या सब्सक्रिप्शन से काम चल जाएगा? कहता नहीं सर हम डोनेशन भी अरेंज करेंगे। कितना डोनेशन अरेंज करने की सोच रहे हो? एक एस्टिमेट देना पड़ेगा आपको, एक एस्टिमेट देना पड़ेगा फ्यूचर इनकम का और एक्सपेंस का। कम से कम कितने साल का? 3 साल का। कि आप जो ये ऑब्जेक्ट लिख रहे हो हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा और कितना पैसा आएगा और कैसे खर्च करोगे, इसकी 3 साल की क्या दिखाओ? प्रोजेक्शन दिखाओ। प्रोजेक्शन मतलब फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, ये लगाना कंपलसरी है बेटा। ये भी बताना जरूरी है कि पैसा कहां से आएगा। स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ इनकम, कहां से आएगा पैसा, मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, कितना डोनेशन आएगा, कितना गवर्नमेंट ग्रांट आएगी, ये सब चीजें। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, और कहां कहां पैसा खर्च किया जाएगा। कम से कम कितने साल की प्रोजेक्शन देनी पड़ेगी? 3 साल की। क्लियर है? ये बी पॉइंट डिफरेंट आया है, ए और सी तो सेम है जो सेक्शन 7 में पढ़ा था।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ओके, आगे देखो। क्या एक कंपनी अपना एमओए और ए ऑल्टर कर सकती है? जब चाहे तब, जब चाहे तब। क्या अंडर सेक्शन 8 कंपनी अपना एमओए और एओए चेंज कर सकती है? हाँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है तुमने ये वाला एमओए और एओए दिखा के लाइसेंस लिया है, ठीक है, और अगर इसमें चेंज करोगे तो फिर गड़बड़ है या नहीं है? तो भाई चेंज तो कर सकते हो, रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट फिलहाल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? रीजनल डायरेक्टर को। कब? अगर एमओए चेंज करना है तो। एमओए बड़ा डॉक्यूमेंट है, एओए बड़ा डॉक्यूमेंट है? बताओ। एमओए। और अगर एओए चेंज करना है तो फिर किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? आरओसी की। नोट्स में लिखवा रखा है ये भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? रीजनल डायरेक्टर को और आरओसी को। इससे एमसीक्यू आ सकता है। इससे क्या आ सकता है? एमसीक्यू आ सकता है कि आपने एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी बनाई है और थोड़े साल बाद आपको लगता है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। तो आप ये ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हो? 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा फ्रीली विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन, फिर ऑप्शन मिलेगा आरओसी, फिर ऑप्शन मिलेगा रीजनल डायरेक्टर, फिर मिलेगा नन ऑफ अबोव या ऑल ऑफ अबोव। तो क्या ध्यान रखना है? एमओए में ऑल्टर करना है तो एमओए में ऑल्टर करना है तो रीजनल डायरेक्टर, और एओ में चेंज करना है तो आरओसी, अंडर सेक्शन 8 में। अगर नॉर्मल कंपनी है बेटा तो इनकी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लो और चेंज कर लो। समझ में आ गया? ठीक है। क्या अंडर सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट किया जा सकता है इन एनी काइंड ऑफ कंपनी, अदर काइंड ऑफ कंपनी? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे थे, बाद में आपको लगा नहीं यार फ्री में तो खर्चा ज्यादा लगता है, तो हमें बच्चों से क्या लेनी पड़ेगी? नॉमिनल फीस लेनी पड़ेगी। भाई बाकी बच्चों से फीस लेते हैं 1000 रुपए, हम बच्चों से फीस लेंगे 200 रुपए, ताकि बच्चों को पढ़ा सके, जो पैसा आएगा वो खर्च कर लेंगे। बट ये तो बिजनेस हो गया। अगर आपने फीस ली 1 रुपया भी ली तो ये क्या हो जाएगा? ये तो बिजनेस हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना चाहिए? सजेशन क्या देंगे? कन्वर्ट कर लो आप कंपनी को, अंडर सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर लो दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाउंडेशन में नहीं था, ये इंटर में है। अंडर सेक्शन 8 का टॉपिक फाउंडेशन में भी है, था ना? ये टॉपिक नहीं था फाउंडेशन में, ठीक है। तो एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर दिस सेक्शन, बताओ कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो? सेक्शन 8 में कन्वर्ट, वो चाहे तो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है इन एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक, ठीक बात है। बट आपको कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, ये कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। बताओ स्पेशल रिजोल्यूशन कहां पास होता है? बोर्ड मीटिंग में या जनरल मीटिंग में? बोलो। जनरल मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में एक ही रिजोल्यूशन पास होता है, कौन सा? बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर हाँ कह दिया तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसे बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 5 डायरेक्टर है, तो 5 में से 3 ने कह दिया हाँ ये काम करना चाहिए, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। वहां पर ओआरएसआर नहीं है। ओआरएसआर वर्ड आ रहा है तो जनरल मीटिंग की बात चल रही है बेटा। और जनरल मीटिंग में कौन बैठा होता है? इक्विटी शेयर होल्डर, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये किससे पास करवाना है रिजोल्यूशन? बताओ। मेंबर से। स्पेशल रिजोल्यूशन किससे पास करवाना है? मेंबर से। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? कम से कम कितने परसेंट बंदों की हाँ होनी चाहिए? 75%। ओआर में मोर देन 50%, एसआर में एटलीस्ट 75%। ठीक बात है। एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू नोटिस ऑफ सच जनरल मीटिंग must be set out the details of reason of such conversion, reason of conversion। साथ में क्या देना पड़ेगा? क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो, इसका रीजन। मेंबर्स को क्या ये जानने का हक नहीं है कि भैया कन्वर्जन क्यों कर रहे हो? सर ये लाइन बड़ी अजीब सी लग रही है। ठीक है, अजीब लाइन है, बहुत अजीब लाइन है। एक काम करो, इस चैप्टर के लास्ट में एक पेज खाली मिलेगा आपको, वहां आ जाओ।
इस चैप्टर के लास्ट में आपको एक पेज खाली मिल जाएगा, वहां जाओ, ठीक है। जो टॉपिक अब मैं आपको बता रहा हूं ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आपको लाइन का रट्टा ना मारना पड़े। हम है ना एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 102 चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में एक सेक्शन पढ़ेंगे, दोबारा भी पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा सा यहां पर बताना पड़ रहा है मुझे बस। जनरल मीटिंग में क्या होता है सर? जनरल मीटिंग में हम मेंबर्स की अप्रूवल लेने के लिए मेंबर्स को बुलाते हैं कि भैया ये काम करने की सोच रहे हैं, बताओ करें या ना करें, हाँ है या ना है। तो जनरल मीटिंग का क्या जाता है बेटा? नोटिस जाता है। पहले जनरल मीटिंग का क्या जाता है? नोटिस, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। ओके, नोटिस में 4 बातें लिखी होती है। सबसे पहले डे ऑफ मीटिंग, मीटिंग कब है, ठीक है। प्लेस, कहां है, मीटिंग किस दिन है, कहां है। टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक है। एंड लास्ट, बिजनेस, काम क्या है। मीटिंग कब है, कहां है, कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे खत्म होगी, और क्या काम है। बिजनेस का मतलब क्या है? काम, पर्पज। इसको आपने ना देसी लैंग्वेज में सुना हुआ है, एजेंडा। हर मीटिंग का क्या होता है? एजेंडा होता है। तो बेसिकली मीटिंग का एजेंडा क्या है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, किस लिए मीटिंग बुलाई जा रही है, ये बता दो। बताओ बेटा, अगर आप किसी को मीटिंग के लिए बुला रहे हो तो ये नहीं बताओगे क्या कि मीटिंग किस दिन है, कहां है, कितने बजे है, और मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है। सर ये एक, चलो ये 3 बातें तो ठीक है कि मीटिंग कहां है, किस दिन है, कितने बजे, ये तो बता दे। किस लिए, वो तो मीटिंग में ही बता देंगे ना बेटा। मीटिंग में बंदा सोच समझ के आएगा कि मुझे यस कहना है या नो कहना है। तुम ऑन द स्पॉट मीटिंग में पर्पस दिखाओगे कि हमने मीटिंग इसलिए बुलाई और बताओ हाँ या ना, बंदा इमीडिएटली हाँ या ना कह देगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जनरल मीटिंग का नोटिस जनरल मीटिंग से कम 21 दिन पहले जाता है कि बंदा पूरी तैयारी करके आए, सोच समझ के आए कि मुझे यस कहना है या नो कहना है। हाँ, कोई डिस्कशन करनी है कोई बात पे तो वो करी जा सकती है मीटिंग में, ठीक बात है। बिजनेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं बेटा। बिजनेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस रिजोल्यूशन नहीं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन अलग चीज है। ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस अलग चीज है। ऑर्डिनरी बिजनेस बेटा सिर्फ एजीएम में होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस कहां होते हैं? सिर्फ एजीएम में होते हैं, इन एजीएम ओनली, और वो भी सिर्फ 4, एंड ओनली 4 बिजनेस, वो भी सिर्फ 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? जनरली, ऐसा तो होता ही है, ठीक बात है ना। तो ये जो 4 बिजनेस है वो क्या है? नंबर 1, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एजीएम में मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रखा जाना। हर साल होता है ये काम। तो एजीएम बुलाई किस लिए जाती है? इसलिए तो बुलाई जाती है कि मेंबर्स के सामने हिसाब किताब रख देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि कितना डिविडेंड देना है, देना भी है या नहीं देना है, ये एजीएम में डिसाइड होता है। उसके बाद डायरेक्टर कहते हैं लो जी मेरा काम खत्म, आपने मुझे अपॉइंट किया था ना कि मैं कंपनी को चलाऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं और आपको आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दूं, मेरा काम खत्म हो गया। अब ये बताओ अगले साल के लिए मैं ही आऊं या आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हो? अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये एजीएम में डिसाइड होता है कि पिछले वाले को कंटिन्यू करवाना है, नया अपॉइंट करना है। और सेम ऐसे ही ऑडिटर, हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या होती है? ऑडिट होती है। तो ऑडिटर भी यही सवाल करता है, बताओ भैया अगले साल के लिए मैं आऊं या किसी और को अपॉइंट करोगे? ये 4 काम हर साल एजीएम में होने ही होने होते हैं, और एजीएम करनी क्या होती है? कंपलसरी होती है।
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेस, जो हर साल होंगे, एजीएम में होंगे। इनके अलावा कोई भी बिजनेस अगर होगा तो वो क्या होगा? स्पेशल बिजनेस। इन एजीएम एवरी अदर बिजनेस, इन 4 बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस अगर होगा तो वो क्या होगा? स्पेशल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे पास रिजर्व बहुत ज्यादा पड़ा है, हम सोच रहे हैं कि रिजर्व को क्या कर दे? बोनस शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। हम सोच रहे हैं कि रिजर्व को किस में कन्वर्ट कर दें? बोनस शेयर में। तो बेटा सेक्शन 63 आएगा आपके कंपनी एक्ट में, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बोनस शेयर इश्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है? मेंबर से ओआर पास करवाना पड़ता है। मेंबर से क्या पास करवाना पड़ेगा? ओआर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो बताओ, क्या ये इन 4 बिजनेस में आ रहा है? बोनस शेयर कहीं नहीं आ रहा। तो ये बिजनेस क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। और इन ईजीएम एवरी बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस। ईजीएम तो बुलाई किस लिए जाती है? स्पेशल बिजनेस के लिए। नहीं समझ में आया सर? वही बात, रट्टा किसी चीज का नहीं मारना। आपके पास है ना जनरल मीटिंग का नोटिस आया है। अच्छा, जनरल मीटिंग कितने तरह की होती है? 2 तरह की, एजीएम या ईजीएम, ये पता है ना? हर साल में एक एजीएम करनी तो कंपलसरी होती है। एजीएम के अलावा जो भी मीटिंग होती है वो क्या होती है? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, ओके। तो जब आपके पास जनरल मीटिंग का नोटिस आता है ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये नोटिस जनरल मीटिंग एजीएम का है या ईजीएम का है। आपके पास नोटिस आया, मैं आपको कहता हूं देखो मैं बेटा तुमको जादू दिखाता हूं। कहता ये नोटिस मैंने खोल के नहीं देखा ना? कहता हाँ सर आपने खोल के नहीं देखा। तो मैं बताता हूं तुमको इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। आप कहते हो बताओ। मैं पहला लिख रखा होगा अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने कहा वाह, आपने बिना देखे बता दिया। मैं कहता हूं आगे लिख रखा होगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उससे आगे लिख रखा होगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और उससे आगे लिख रखा होगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, आप कहते हो सर आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जादूगर हो। इतने में एक बच्चा और बैठा था, बोला सर मेरे पास एजीएम का नोटिस आया हुआ है, बताना उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं कहता हूं पहला लिख रखा होगा अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता ठीक है। दूसरा लिख रखा होगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कहता बिल्कुल ठीक। तीसरा और चौथा लिख रखा होगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कहता ठीक है सर, पांचवा भी है, वो बताओ कौन सा है? चुप। एक लड़का और बैठा था, बोल रहा सर मेरे पास भी एक कंपनी का नोटिस आया और ईजीएम का नोटिस है, बताना क्या लिख रखा है? चुप। अब आप खुद सोच के बताओ, मैंने वो 4 बिजनेस कैसे गैस कर दिए? वो तो हर साल होनी ही है। हर कंपनी के एजीएम में 4 बिजनेस होने ही होने। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेस। ये 4 काम तो हर कंपनी की हर एजीएम में हर साल होने ही होने होते हैं। इसके अलावा बताओ ना, वो स्पेशल है। जो चीज हर साल होनी ही होनी है वो क्या है? ऑर्डिनरी। और जो हर साल होनी जरूरी नहीं है वो क्या होती है? स्पेशल। वो बताओ पांचवा बिजनेस क्या है? तो एजीएम में पांचवा बिजनेस क्या है, क्या वो मैं गैस कर पाऊंगा? ना। ईजीएम में कौन सा बिजनेस के लिए ईजीएम बुलाई गई है, क्या मैं बता पाऊंगा? नहीं। तो ये कौन से हुए? स्पेशल बिजनेस। अच्छा, अब मुझे बताओ आपको एक्सप्लेनेशन किसकी चाहिए होती है? अब शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर से को अगर मैं ये कहूं कि सर मीटिंग है और इस काम के लिए मीटिंग है, तो शेयर होल्डर आपसे नहीं पूछेगा क्यों भाई, किस लिए करना है ये काम? अभी जैसे ये एग्जांपल इसमें अंडर सेक्शन 8 में क्या पूछा? मेंबर्स को क्या देना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। तो नोटिस जो होता है ना, इस नोटिस के साथ क्या जाती है? एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। क्या जाती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आपके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होती होगी? बोलो। एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सिर्फ किस केस में जाती है? इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस ओनली। अब बताओ मैंने ये बात क्यों लिखी? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्यों नहीं जाती, ये सोचो और बताओ।
नोटिस एक पेज का होता है, 4 बातें तो लिखनी है, मीटिंग किस दिन है, कहां है, कितने बजे है और क्या एजेंडा है। बट उसकी एक्सप्लेनेशन 5 पेज, 7 पेज, 10 पेज, 12 पेज की भी हो सकती है। तो नोटिस के साथ में क्या चिपक के जा रही है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कि ये मीटिंग में हम ये काम करेंगे और क्यों करना चाहते हैं। तो आपको क्या ऑर्डिनरी बिजनेस की एक्सप्लेनेशन चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? हर साल होना है ये काम। क्या मैं ये पूछूं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं? करना ही है, एजीएम बुलाई किस लिए जा रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करने के लिए। क्या मैं ये पूछूं ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्यों जरूरी है? कहता भाई ये तो जरूरी है ना, हाँ या ना तो कहोगे कि डिविडेंड चाहिए या नहीं चाहिए। ऑडिटर और डायरेक्टर को अपॉइंट करना क्यों जरूरी है? कंपलसरी है ना, हर कंपनी में डायरेक्टर होना कंपलसरी है, हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी कंपलसरी है। तो ये काम तो वो है जो हर साल होने ही होने होते हैं। चलो एक एग्जांपल लो, आपकी क्लास कितने बजे लगती है? पहली क्लास। आप घर से तैयार होके निकल रहे हो, आपके पापा पूछते कहां जा रहे हो? आप कहते हो क्लास। क्यों? क्या आपके पापा आपसे ये क्वेश्चन करेंगे क्यों, कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने जा रहा हूं और डेली जाता हूं पापा। कुछ समझ में आ रहा है? तो आपके पापा ने आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी। अब आप रात को 10 बजे तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े पहन के, सेंट वगैरह लगा के तैयार हो गए। अब आपके पापा क्या करेंगे? अब आपसे पूछेंगे कहां जा रहा है? पापा दोस्त की बर्थडे पार्टी है। कौन सा दोस्त, किधर जाएगा, कब आएगा? अब एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रहा है? अब आपके पापा आपसे एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। जो काम रूटीन में होता है उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। रूटीन में क्लास लगाने आते हो आप, एक्सप्लेनेशन सामने वाला बंदा कब मांगता है? जब कुछ अलग काम हो रहा होता है। तो एक्सप्लेनेशन हमेशा किसकी मांगी जाती है? स्पेशल बिजनेस की। ये सारी बातें सेक्शन 102 चैप्टर नंबर 7 में फिर से आएगी, बट मैंने आपको यहां पर ये बात सिर्फ किस लिए बताई है, ये पॉइंट समझने के लिए, क्योंकि मैं किसी भी चीज का रट्टा तो आपको मरवाऊंगा नहीं। अब ये बी पॉइंट अपने आप पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, ए पॉइंट क्या कर रहा है? अगर एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी जो है वो अपने आप को नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो कर सकती है जी। क्या पास करवाना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन कहां पास होगा? जनरल मीटिंग। मीटिंग से पहले क्या जाएगा? उसका नोटिस। अब मुझे बताओ, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू अदर कंपनी, आपके अकॉर्डिंग ये जनरल बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल है? तो स्पेशल बिजनेस के लिए हमेशा क्या जाती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस ऑफ सच जनरल मीटिंग मस्ट स्टेट या सेट आउट द डिटेल्स ऑफ रीजन ऑफ सच कन्वर्जन। अब आई बात समझ में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, तो ये कौन सा बिजनेस हुआ? स्पेशल बिजनेस। ये क्या है? स्पेशल बिजनेस है अंडर सेक्शन 102। और स्पेशल बिजनेस के लिए हमेशा क्या जाती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है बेटा। क्लियर है? गुड, आगे आओ। सी पॉइंट क्या कह रहा है आप देखो, अ कंपनी शेल फाइल एन एप्लीकेशन, फाइल एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन विद आरडी, रीजनल डायरेक्टर को। तो एप्लीकेशन किसको जाएगी? रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी कि हम कन्वर्जन करना चाहते हैं भाई अपनी कंपनी का। अरे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अलोंग विद, साथ में क्या जाएगी? कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। मेंबर, रीजनल डायरेक्टर पूछेगा क्या आपके मेंबर एग्री कर रहे हैं? कहता हाँ, ये रही कॉपी उनकी स्पेशल रिजोल्यूशन की। ये देखो हमने मीटिंग बुला रखी थी, हमने मीटिंग बुला रखी थी और ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगा रखी थी और उन्होंने अप्रूवल भी दे दी है। ये एप्लीकेशन जाएगी किसको? रीजनल डायरेक्टर को। ठीक बात है। का बेटा ऐसा है, तुम्हारे जैसे 36 बंदे आते हैं जो लाइसेंस ले लेते हैं पहले अंडर सेक्शन 8 का, लोगों से तगड़ा डोनेशन इकट्ठा कर लेते हैं कि हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, और बाद में कन्वर्जन करवा लेते हैं नॉर्मल कंपनी में। नॉर्मल कंपनी के बाद जो तुम्हारे पास डोनेशन आया हुआ है अब वो तुम डिविडेंड के तौर पे आपस में बांट सकते हो। कहता है तुम्हारी इंटेंशन वो तो नहीं है? कहता नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता कैसे मान ले? ये जो नोटिस है ये आपको क्या करना पड़ेगा?
एक नोटिस किसको भेजना पड़ेगा? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एटसेट्रा। इस सब की नोटिस की एक एक कॉपी किसको जाएगी? इन बंदों को भी जाएगी। ये कौन है? इनकम टैक्स वाले। जब एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन मिलता है तो वो उसकी क्या होती है? इनकम होती है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आपकी इनकम हुई, लाओ टैक्स दे दो। वो कहता है सर हमारा काम चैरिटी का है, तो ये डोनेशन भले ही हमारे लिए इनकम है, बट हमारा पर्पस बिजनेस करना थोड़ी है जो हमसे आप इनकम टैक्स मांग रहे हो। हमें तो खर्च कर देना है। हमें किसके ऊपर खर्च कर देना है? समाज की भलाई पर खर्च कर देना है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। बेटा जब तुम कन्वर्ट हो रहे हो ना, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को क्यों बताना जरूरी है? इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करेगा आपके पास कितनी अमाउंट ऐसी है जो डोनेशन के तौर पे आपने रिसीव की है और जो खर्च नहीं हुई है, क्योंकि उस पर अब क्या मांगा जाएगा? टैक्स मांगा जाएगा। ला बेटा टैक्स दे। हम डोनेशन पर टैक्स क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि तुम्हें उसके ऊपर किसके ऊपर खर्च करना है? समाज की भलाई पे। अब तुम जब कन्वर्ट हो जाओगे प्राइवेट या पब्लिक में, तो ये पैसा तो अब तुम्हारा मेंबर का हो गया। अब तो तुम समाज की भलाई पे नहीं भी खर्च करोगे तो कोई बात नहीं है, अब इस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। सेम ऐसे चैरिटी कमिश्नर को भी इन्फॉर्म करो। कहीं तुम लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अंडर सेक्शन 8 दिखा के चैरिटी इकट्ठी कर ली, फिर अपने आप को क्या बना दोगे? प्राइवेट या पब्लिक, और उसके बाद ये पैसा अपने ऊपर खर्च कर लोगे। चैरिटी कमिश्नर और सेक्रेटरी को नोटिस जाता है। वो चेक करेंगे कि आपके पास कोई ऐसी अमाउंट तो नहीं पड़ी है जो आपने गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने के नाम से ली और बाद में आप कन्वर्जन कर रहे हो। सर ऐसी अमाउंट अगर पड़ी हो तो बताओ क्या होगा? इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे? लाओ हमें टैक्स दे दो। और चैरिटी कमिश्नर क्या कहेगा? लाओ ये हमें वापस दो, क्योंकि लोगों ने आपको किस लिए दिया? ये गरीब बच्चों पे खर्च करने के लिए। तो ये चैरिटी है। तो अगर तुम खर्च नहीं करोगे इसको, तो चैरिटी कमिश्नर यानी कि गवर्नमेंट कहेगी लाओ हमें दो, हम खर्च करेंगे। आई बात समझ में? अगर इन बंदों को कोई दिक्कत परेशानी है, इन बंदों को कन्वर्जन पर कोई ऑब्जेक्शन है, इफ एनी ऑफ दीज अथॉरिटी, अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन है, वांट टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ बात बोलनी है, तो भैया रीजनल डायरेक्टर को बोलो। कितने दिन में? विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस। 60 दिन का टाइम देते हैं। अब मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने कह दिया नहीं नहीं इनका कन्वर्जन नहीं करना बॉस, इनके पास डोनेशन पड़ा है जो टैक्स फ्री है, तो पहले उनसे वो खर्च करवाओ, उसके बाद कन्वर्जन के अप्रूवल देना, उससे पहले अप्रूवल मत देना। आई बात समझ में? उसके बाद कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद एनेक्सर फाइल्ड एज फाइल्ड विद आरओसी शैल बी फाइल्ड विद आरओसी। ये जो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन गई है जो आपने किसको दी? रीजनल डायरेक्टर को, ऑल्सो बी फाइल्ड विद आरओसी। इसकी एक कॉपी साथ में किसको जाएगी? आरओसी को भी जाएगी, जानी भी चाहिए। विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन टू आरडी, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर, फ्रॉम एप्लीकेशन टू आरडी, पब्लिश अ नोटिस। आपको एक नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा अखबार में। पब्लिश अ नोटिस इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नाकुलर? लोकल लैंग्वेज। आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है, तो आपको ये बात कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी एनजीओ को किसमें? एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, ये बात कहां छापनी पड़ेगी? अखबार में, ताकि पब्लिक को पता लग जाए कि भैया कन्वर्जन कर रहे हैं। और किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फाइल कर दे कि नहीं भैया ये कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है? अखबार मिलेंगे दो मुंबई के अंदर, एक मराठी अखबार। मराठी अखबार कौन सा होगा? वर्नाकुलर। जिस सिटी में, जिस स्टेट में, जिस सिटी में आपका ऑफिस है वहां के लोकल लैंग्वेज के अखबार में छपवाना पड़ेगा, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में। दो अखबार में छपवाना पड़ेगा, दो अखबार में आपको छपवाना पड़ेगा, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं और ये कन्वर्जन चोरी छुपे थोड़ी हो रहा है, पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं भाई। और किसी भी पर्सन को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फाइल कर दे कि कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया?
तो अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ? मराठी। चेन्नई में, तमिलनाडु में रहे हो तो वहां के साउथ की लैंग्वेज में, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में। हरियाणा में हो तो हिंदी में। हरियाणवी अखबार में नहीं, हरियाणवी अखबार तो वो जैसे आते हैं लोकल आते हैं वो नहीं है, हरियाणवी लोकल लैंग्वेज नहीं है। बोली और लैंग्वेज में क्या होता है? फर्क होता है। आपको कैसा लगेगा एक अखबार ऐसा हो जिसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गालियां गालियां लिखी हो? ठीक है, इसलिए कभी हरियाणवी अखबार आया नहीं। ठीक है, लोकल अखबार आते तो हैं बोली वाले, बट हिंदी चलता है। हरियाणा में क्या चलेगा? हिंदी। ऑन दी वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उस पर भी पब्लिश कर देंगे कि भाई हमारी एनजीओ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट या पब्लिक में। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दो भैया, ठीक बात है। कंपनी शुड हैव फाइल्ड इट्स ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न टू रीजनल डायरेक्टर, सॉरी, एनुअल रिटर्न टू आरओसी। कंपनी ने आरओसी को अपनी क्या फाइल कर रखी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल फाइल करनी पड़ती है, सेक्शन 137 में लिखा हुआ है। और हर साल एनुअल रिटर्न आरओसी को जाएगी, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 92 में। हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कॉपी किसको देनी होती है? आरओसी को। और एक एनुअल रिटर्न होती है, वो भी किसको जाती है? आरओसी को। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। आज अगर आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी हो, किसी भी कंपनी की, तो आरओसी की साइट पे जाके देख सकते हो। आरओसी के पास से कहां से आई भाई? क्योंकि हर कंपनी किसको कॉपी देती है? आरओसी कॉपी देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ताकि वो क्या हो जाए? पब्लिक हो जाए। एनुअल रिटर्न भी ऐसे ही है बेटा, ठीक है। आगे आओ। सर एक्चुअली क्या है, अभी तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, 31 मार्च। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी बना ही नहीं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी और उसकी ऑडिट होगी, उसके बाद एजीएम में वो अडॉप्ट होती है, उसके बाद एनुअल रिटर्न फाइल होती है। मतलब मान के चलिए कि 6-7 महीने बाद फाइल होती है एनुअल रिटर्न, मतलब सितंबर अक्टूबर में। और कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन कब लगा दी? जुलाई में। अब अब तो एनुअल रिटर्न गई नहीं। इन द इवेंट ऑफ एप्लीकेशन मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो फिर एक काम करो, अभी तक तो एनुअल रिटर्न गई नहीं होगी, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवाना पड़ेगा? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। मेड अप टू अ डेट नॉट प्रीसीडिंग 30 days ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन शैल बी अटैच्ड। ये नहीं समझ आई सर। सर मैं 31 जुलाई को अप्लाई कर रहा हूं कंपनी के कन्वर्जन के लिए। कहता है क्या आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी? क्या सर इस साल की तब तक फाइल ही नहीं हुई। इस साल की कब फाइल होएगी? सितंबर में फाइल होएगी, सितंबर अक्टूबर में फाइल होएगी। कहता अच्छा, कहता फिर तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना। ये देखो, कन्वर्जन के लिए कब अप्लाई कर सकते हो? जब आपने एनुअल रिटर्न क्या कर रखी हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर रखी हो? फाइल कर रखी हो। कहते या फिर हम आपको एक तरीका बताते हैं। 3 महीने हो चुके, फाइनेंशियल ईयर एंड हुए, कब होएगा बताओ 3 महीने एंड? 30 जून। 30 जून तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या बनवा लेना? एक सर्टिफाइड कॉपी सीए से बनवा लेना, वो एडमिट कर दो, ठीक है, वो जमा करवा दो। आगे बात सब में इतना ही लिखा हो। दोबारा से एग्जांपल लो, एबीसी कंपनी, नाम से क्या पता लग रहा कौन सी कंपनी है? एनपीओ एनजीओ कंपनी है, क्योंकि इसके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं है। इसने अप्लाई किया है, अप्लाइड इन 15 जुलाई 2025 फॉर कन्वर्जन इनटू प्राइवेट कंपनी। ये वाला एग्जांपल इसके लिए। अब आप बताओ क्या इस कंपनी की एनुअल रिटर्न जा चुकी है? इस कंपनी की एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137, ये तो भी फाइल ही नहीं हुई, नॉट फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26।
गई नहीं सर अभी तक तो। क्यों नहीं गई? अरे सर सितंबर के बाद जाती है, अभी तो एजीएम होगी, एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होती है उसके बाद जाती है, अभी तो एजीएम ही नहीं हुई। तो इस केस में क्या कहते हैं कि ठीक है एक काम करो, एक अप टू 30th जून, 3 महीने तक की, अप टू 30th जून, ये देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट मेड अप टू नॉट प्रीसीडिंग 30 days फाइलिंग द एप्लीकेशन और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या था प्रीसीडिंग आपका 31 मार्च 2025, उसके 3 महीने तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर लो, तैयार करवा लो 1 अप्रैल से 30 जून तक की, और उसको सर्टिफाई करवा लो फाइनेंशियल पोजीशन को सीए से, और वो अटैच कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए से सर्टिफाई करवाओ और ये सबमिट करवा दो। ये इस बात का प्रूफ होगा कि आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हालांकि फाइल नहीं हुई है, बट सीए ने सर्टिफाई करके आपको दे दिया है कि ये तो तैयार है जी, ये जमा करवा देना हमारे पास। जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो जाएंगी, एनुअल रिटर्न फाइल हो जाएगी, वो तो आरओसी के पास वैसे ही चली जाएगी बेटा। उससे पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई गड़बड़ नहीं है, ये चीज कौन बताएगा, सीए बताएगा। तो एक रिपोर्ट बनवा लेना सीए से कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, और वो सबमिट करवा देना। क्लियर? ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन मिल जाएगी, रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, ऑर्डर इश्यू करेगा। अब बताओ, मैंने रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी कि मुझे प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होना है, दो बातें होंगी, या तो रीजनल डायरेक्टर आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अप्रूविंग द कन्वर्जन, ठीक है, ओके, वो आपकी क्या करेगा, कन्वर्जन को अप्रूव करेगा, अप्रूविंग द कन्वर्जन, ठीक है, एंड मे इंपोज टर्म्स एंड कंडीशन। कन्वर्जन से पहले वो क्या कर सकता है, आपके ऊपर कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा सकता है, बिफोर इंपोजिंग द कंडीशन और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। अब बताओ, अगर रीजनल डायरेक्टर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है तो मुझे ये जानने का हक है या नहीं है कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, कमी क्या रह गई, ताकि मैं अगली बार उस कमी को दूर करके दोबारा अप्लाई कर सकूं। बताओ, हक है ना मुझे जानने का। तो कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर। सिचुएशन को चेंज करते हैं, आपने रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई किया कि हम अपनी एनजीओ को एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। रीजनल डायरेक्टर बोलता है क्या आपने इसका पब्लिक नोटिस दे दिया है, कहते जी बिल्कुल पब्लिक नोटिस दे दिया मैंने, और मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमिश्नर, सेक्रेटरी सबको नोटिस भेज दिया है जी। रीजनल डायरेक्टर कहता है फिर रुक जाओ थोड़े दिन, कहते क्यों, अरे किसी को ऑब्जेक्शन होगी तो मेरे पास ऑब्जेक्शन फाइल करेगा ना। आप एक काम करो, आप है ना 1 महीने बाद आ जाना, किसी को 60 दिन में ऑब्जेक्शन होगा तो कर देगा ना, अब 1 महीने बाद आ जाना। चलो मैंने एक एग्जांपल दिया, अब वो 1 महीने बाद आता है कि भाई बाप बताओ, आपको मैंने एप्लीकेशन दी थी कन्वर्जन की, उसका क्या सीन है, कहता भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके कन्वर्जन को अप्रूव कर देते हैं, बट आपकी कंपनी के बैंक स्टेटमेंट को हमने एनालाइज किया, उस बैंक स्टेटमेंट में 15 लाख का डोनेशन आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है जो आपने अभी तक यूज नहीं किया। आज अगर मैंने आपकी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का ऑर्डर दे दिया तो 15 लाख रुपए आप किसी भी चीज के लिए खर्च कर पाओगे, जबकि वो मिले किस लिए हैं, चैरिटी के तौर पे। कंपनी वाले बोलते हैं हाँ सर है तो सही 15 लाख रुपए, बताओ करना क्या है, तो हम आपके कन्वर्जन को अप्रूव कर देते हैं। एक कंडीशन रहेगी कि 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसा आपको चैरिटेबल पर्पज के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। बताओ क्या ये कंडीशन ठीक लगाई गई है, बिल्कुल लगाई गई है। कंडीशन क्यों लगा रहे हो, ये बात कि कंपनी को क्या करना है बताना भी है, लो जी। अच्छा अगर मान लो ये अमाउंट 15-1 लाख की बजाय 50-60 करोड़ की होती तो फिर तो रिजेक्ट ही कर देगा, और रिजेक्ट करने के बाद वो कंपनी वाले पूछेंगे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस में 60 लाख का क्या पड़ा है, डोनेशन पड़ा है, पहले ये खर्च करो उसके बाद क्या करो, अप्लाई करो। पॉइंट सब में आ रहा है, हाँ हाँ जी। ये कह रहा है कि ये लेटेस्ट होनी चाहिए, ये सीए से जो सर्टिफिकेशन ली है ना आपने, ये लेटेस्ट होनी चाहिए, 30 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सीए का सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया,
कि सर हमने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाई है। कहता सीए का सर्टिफिकेट लाए हो? कहता लाए हैं, ये लो। आप अप्लाई कर रहे हो सपोज करो 20 अगस्त को, और सीए का जो सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई का है, तो कितना पुराना हो गया? जुलाई महीना पूरा गया, 20 अगस्त 50 दिन से ज्यादा पुराना हो गया। तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं सर्टिफिकेट पुराना हो गया, नया लेके आओ, लेटेस्ट लेके आओ। मैक्सिमम कितना पुराना होना चाहिए सर्टिफिकेट? 30 दिन पुराना। ठीक है। ऑन द रिसीट ऑफ अप्रूवल, अगर आपको अप्रूवल मिल गई तो अब आपको क्या करना है? जनरल मीटिंग बुलानी है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने हैं, ताकि आप अपना एमओए अमेंड कर सको और एओए को अमेंड कर सको, और उसकी एक कॉपी किसको जाएगी? आरओसी को। बेटा कंपनी जब भी अपना एमओए और एओए चेंज करती है, उसकी एक कॉपी किसको जाती है? आरओसी को, ताकि आरओसी उसको अपनी साइट पे लगा सके। बताया था ना, हर कंपनी का एमओए और एओए क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो चेंज करवाने के लिए उसको बताना तो पड़ेगा। ऑन द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, और आपको क्या करेगा? इश्यू करेगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 8 का मैंने आपको नोट्स बनवाए थे, उसमें कन्वर्जन का पॉइंट है, हैंड रिटन नोट्स निकालो। हाँ ये रहा, ये देखो कन्वर्जन। तो सबसे पहले क्या किया? मेंबर से एसआर पास करवाया, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जन देना पड़ता है। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एप्लीकेशन किसको जाएगी? रीजनल डायरेक्टर को। किस लिए? फॉर कन्वर्जन। जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस किसमें? वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और इंग्लिश न्यूज़पेपर में। ठीक है। एक इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चैरिटी कमिश्नर एटसेट्रा अबाउट द कन्वर्जन। इन अथॉरिटीज को अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करनी है तो किसको फाइल करे? रीजनल डायरेक्टर को। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर। एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन दो बातें होंगी, या तो अप्रूव होगी, अप्रूव होगी तो एसआर पास करके एमओए और एओए को अमेंड करो, आरओसी की कॉपी दे दो, और आरओसी आपको क्या इश्यू कर देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आपको रीजन जरूर बताया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है। लगभग सारा आ गया इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या लाइसेंस छीना जा सकता है? आओ, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर आ रही है पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? बताओ। लाइसेंस छीनने की पावर रीजनल डायरेक्टर को। लाइसेंस इश्यू करने की पावर किसके पास है? आरओसी के पास। लाइसेंस छीनने की पावर किसके पास है? रीजनल डायरेक्टर के पास। ठीक बात है ना? रीजनल डायरेक्टर कैन रिवोक द लाइसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोक? वापस लेना, कैंसिल करना। ठीक है। वेयर कंपनी कॉन्ट्रावेन्स any of the requirement or conditions of this section. which section? section 8। और section 8 की कंडीशन क्या थी? कभी भी बिजनेस नहीं करोगे, क्या करोगे? प्रमोशन और ट्रेड, प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, साइंस एटसेट्रा। कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे, और जो सरप्लस अगर बचेगा तो किस लिए खर्च करोगे? ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करोगे। बट आपने उसको कॉन्ट्रावीन कर दिया। ठीक है। और या रीजनल डायरेक्टर को लगता है कि जो कंपनी के अफेयर्स है, जो वर्किंग है, वो फ्रॉड है, टैक्स की चोरी करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, लोगों का पैसा खाने के लिए बनाया गया है। लोगों से डोनेशन के नाम पे पैसा लेते हैं, बट ये पैसा लोगों पे खर्च ना करके उसको पर्सनल पर्पस के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। या फिर वॉयलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसा खर्च नहीं कर रही है, या ये प्रिजुडिशियल है टू दी पब्लिक इंटरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजुडिशियल? हार्मफुल, अगेंस्ट। ये कंपनी जो है पब्लिक के अगेंस्ट काम कर रही है, पब्लिक के फेवर में काम नहीं कर रही है भाई। मतलब लोगों से बोल के पैसा तो ले रहे हैं, बट ये फायदा नहीं पहुंचा रहे पब्लिक को। ठीक है। बिफोर सच रिवोकेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड
OBH ये देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, शैल बी गिवन। ठीक है, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है लाइसेंस इज रिवोक्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट करना मतलब ऑर्डर देना, दैट इस कंपनी को बंद करो, कंपनी भी वाउंड अप, बंद कर दो इस कंपनी को। और एसेट्स आएंगी, और जो एक्सेस आएंगी उसका क्या करना है? उसको ट्रांसफर कर दो अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। विच सेक्शन? सेक्शन 8 हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। सर ऐसी कोई कंपनी नहीं है, तो एक काम करो, गवर्नमेंट ने एक अकाउंट बना रखा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, वहां पर डाल दो, क्रेडिट कर दो वहां पर, ये गवर्नमेंट का खाता है। या तो अंडर सेक्शन 8 कंपनी को दे दो सिमिलर नेचर की, अगर नहीं है गवर्नमेंट कहती है हमें दे दो, हम अपने आप खर्च कर देंगे। अमलगमेट कर दो अनदर कंपनी के साथ, इसको अमलगमेट कर दो अनदर कंपनी के साथ, रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब देखो टिपिकल लैंग्वेज लगती है ना, बट अब ये देखो, एक कंपनी ने कॉन्ट्रावीन किया था प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, एग्जांपल उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, या ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, तो एबीसी कंपनी या फिर एमओए और एओए को क्या कर रहे हैं? ऑल्टर कर रहे हैं, बिना किससे पूछे? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे। ठीक है, तो रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा कंपनी को, और क्या ऑर्डर पास करेगा? लाइसेंस छीन लो इसका, और लाइसेंस छीन के क्या बन जाएगी? नॉर्मल कंपनी बन जाएगी। या इसको वाउंड अप कर दो, और सरप्लस ऑफ एसेट जो है वो किसको डोनेट कर दिया जाएगा? सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी को, या इसको अमलगमेट कर दिया जाए सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी को। अब बताओ, ये पर्पज है नोट्स बनाने का। नोट्स बनाती है, जो डायग्राम बना रखा है, जो एरो बना रखे हैं, चीजें कनेक्ट करती है कि कौन सा प्रोविजन कब अप्लाई हो रहा है, लाइंस की सीक्वेंस क्या रहेगी। ठीक है, उसको देख के जब आप ये पढ़ोगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी कि देखो लाइसेंस छीन लिया जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट करके है? रीजनल डायरेक्टर को। लाइसेंस छीन लिया वेयर कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द कंडीशन अंडर सेक्शन 8 और द अफेयर आर फ्रॉडुलेंट, या ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। बिफोर सच रिवोकेशन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड शैल बी गिवन। हाँ, लाइसेंस रिवोक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, और एक्सेस एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दी जाए सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी को, या अमलगमेट कर दिया जाए अनदर कंपनी के साथ। इसलिए नोट्स बनाए गए हैं। नोट का पर्पज है आपको समझाना, और एग्जाम टाइम में चीजें रिकॉल करवाना, नोट से थोड़ा इजीली रिकॉल हो जाएंगी। और जब आपने लाइन टू लाइन ये चीज पढ़ी हुई बुक में देखो, और अपनों ने इंपॉर्टेंट सारे वर्ड क्या करके सर्कल कर रखे हैं, रीजनल डायरेक्टर, स्पेशल रिजोल्यूशन, ये सारे सर्कल कर रखे ना, तो इनको फोकस करना इजी हो जाता है। ठीक है, आगे आओ। पेनल्टी मैं किसी भी चीज की याद नहीं करवा रहा आपको, किसी भी सेक्शन की मैं पेनल्टी आपको याद नहीं करवाता, ना आपको याद करनी है अभी। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट आपको दी जाएगी, सेक्शन की लिस्ट और पेनल्टी की लिस्ट, वो आपको याद करनी तो कर लेना। पेनल्टी बेस्ड क्वेश्चन रेयर आते हैं, और अगर आ भी गए तो बेटा पेनल्टीज में मैं क्या याद करवाऊं? 50,000 क्या होते हैं, लाख क्या होता है, ये थोड़ी याद करवाऊंगा मैं। हर सेक्शन की पेनल्टी है। पहली बात तो आप कितनी पेनल्टी याद कर लोगे, खुद सोचो, याद हो ही नहीं सकती। मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन लगते हैं ना कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है और उस पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, मैं वो आपको पेनल्टीज 4-5 याद करवा दूंगा बस। ठीक है, तो आप पेनल्टी याद करने को रहने दो। रिलैक्सेशन अवेलेबल टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल होती है? नंबर 1, जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए कितने दिन का नोटिस जाता है? नॉर्मली 21 दिन का जाता है। अंडर सेक्शन 8 में कितने दिन का जाएगा? 14 दिन का। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2, प्राइवेट में, पब्लिक में 3। यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती, एक डायरेक्टर भी है तो काम चल जाए, कौन सा हमें धंधा करना है यार। ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना कंपलसरी होता है। एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी कभी भी लिस्ट हो ही नहीं सकती, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है अभी समझ में नहीं आएगा, सीए फाइनल में समझ में आएगा अगर पहुंचे तो।
ठीक है। नीड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी एंड शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये भी सीए फाइनल में आता है। बड़ी कंपनीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कमेटीज बनानी पड़ती है भाई, ये बिजनेसमैन के लिए होते हैं, जो कंपनी बिजनेस करती है। हमारा तो काम बिजनेस करना है ही नहीं, तो हमें ये कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट सब में आ गया। अब आइए पेज नंबर 14 पे लास्ट में समरी दिख रही है, यहां पर आ जाओ, समरी। लाइसेंस इश्यू करने की पावर किसके पास? सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन अंडर सेक्शन 8। बताओ क्या क्या कंडीशन है? एमओए का ऑब्जेक्ट क्लोज क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ ट्रेड, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, ये हमारा पर्पज है। हम कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, और अगर कोई सरप्लस बच गया तो उसको किस लिए यूज किया जाएगा? ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज किया जाएगा। ठीक है। लाइसेंस कौन इश्यू कर सकता है? आरओसी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको पावर डेलीगेट कर रखी है? आरओसी। आरओसी इश्यूज लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। ठीक है। और लाइसेंस छीनता कौन है? बताओ, लाइसेंस छीनने की पावर किसके पास है? रीजनल डायरेक्टर कैन रिवोक लाइसेंस इफ कंडीशंस अंडर सेक्शन 8 नॉट कंप्लाइड। अगर आपने सेक्शन 8 की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया तो आपका लाइसेंस छीना भी जा सकता है बेटा। ठीक है। साथ में क्या ऑर्डर आएगा? प्लस में क्या ऑर्डर आएगा? प्लस में क्या ऑर्डर आएगा? वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ सकता है, या अमलगमेशन का ऑर्डर भी आ सकता है। विद सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी। ठीक बात है। सर इससे अच्छा तो कन्वर्जन ही कर लूं मैं, ये ज्यादा बेटर नहीं है? कन्वर्जन इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। हाँ, ये कुछ बनी बात तुम्हारी, ये बनी कुछ बात। कन्वर्जन कर लो। कन्वर्जन कंपनी करने के लिए एप्लीकेशन किसको पहले क्या करना है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ। और एप्लीकेशन किसको देनी है? एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। साथ में किसको इंटीमेशन देनी है? इंटीमेशन टू, बोलो, कमिश्नर ऑफ, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमिश्नर एटसेट्रा। और एक पब्लिक नोटिस जाएगा अखबार में, इन न्यूज़पेपर। इन बंदों को अगर कोई दिक्कत है तो ये किसको ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे? ऑब्जेक्शन विद इन 60 डेज। 60 डेज में आपको क्या करनी है? ऑब्जेक्शन फाइल करनी है। उसके बाद रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? दो बातें होंगी, या तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो क्या बताएगा? रीजन बताएगा।
अप्रूव करने के बाद क्या करना है, अब कंपनी क्या पास करेगी, एसआर पास करेगी, और एमओए और एओए को क्या करेगी, अमेंड करेगी, और किसको इश्यू कर देगी, आरओसी को, और आरओसी क्या इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? जो भी बड़े टॉपिक होते जाएंगे उसकी समरी साथ साथ में लिखो, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना टाइम कहां होगा कि हम पूरा पढ़ ले। तो एग्जाम टाइम में मान लो जैसे आपको सुबह सुबह चैप्टर रिवाइज करके जाना है कि 3 घंटे बाद ही एग्जाम है, तो जो बड़े चैप्टर है ना बेटा, बड़े चैप्टर भी और छोटे चैप्टर भी, मैं सभी चैप्टर के साथ में समरी लिखवा देता हूं, ताकि 2 घंटे 3 घंटे में पूरी लो रिवाइज हो जाए। डिटेल नोट्स भी बनेंगे, डिटेल बुक में स्टडी भी करेंगे, और बुक में भी समरी बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट भी होगा अपना। डन। ये वाला टॉपिक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पढ़ के आना, क्लास में मैं भी करवाऊंगा, आप लिखना कुछ मत, लिखवाऊंगा मैं ही, आप सिर्फ इसको रीड करके आओगे। ठीक है, बस आज इतना करो। हाँ जी बेटा, पेज नंबर 6 पे। हाँ बताओ बेटा। जी बेटा बताओ। हम्म। हम्म। डायरेक्टर नहीं, मेंबर्स की बात चल रही है बेटा, डायरेक्टर तो फंसेंगे ही फंसेंगे, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। हम्म। डायरेक्टर अलग होते हैं, मेंबर अलग होते हैं। ठीक है।